नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत झारखंड के पूरे इतिहास को केवल और केवल 4 से 5 पेज के माइंड मैप के थ्रू रिवीजन करने वाले हैं। पिछला वीडियो में हम लोग झारखंड से संबंधित पहला टॉपिक जो था नामकरण, उसको हम लोग रिवाइज कर चुके हैं। साथ ही साथ पिछला वीडियो आप अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहे हैं, ताकि जब भी रिवीजन करें वो आपके ध्यान में रहे कि हाँ, ये तथ्य जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो आने वाले समय में भी इस तरह के तथ्य जो है वो पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के अंत में आपको जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो भी आपको करवाया गया, और आज भी हम लोग प्राचीन काल के जो प्राग ऐतिहासिक टॉपिक पढ़ने वाले हैं उससे संबंधित जो 3 प्रश्न है उसको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से आपको इस माइंड मैप में कम समय में ज्यादा से ज्यादा तथ्य को इंक्लूड करते हुए, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी इंक्लूड करते हुए रिवीजन करवाया जा रहा है। क्योंकि आपको पता ही है सिलेबस कितना लंबा चौड़ा है। अगर इसको कम समय में आप रिवीजन नहीं कर पाइएगा तो ज्यादा से ज्यादा तथ्य जो है आपको याद नहीं रहेगा, और अगर तथ्य याद ना रहे तो आप कितना डिटेल में पढ़ें इससे कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम हॉल में आपको जो भी पढ़े वो याद होना चाहिए, और ये याद तभी होगा जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को इंक्लूड करते हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको बार बार रिवीजन कीजिएगा। तो चलिए, आज हम लोग यहाँ पे जो पिछला वीडियो है थोड़ा सा यहाँ पे सुधार करना था, हम वहाँ पे मिस्टेक कर दिए थे। यहाँ पे प्राचीन काल में नरीखंड और कांगजोल जो है वो संथाल परगना को कहा जाता था, ना कि सिंहभूम को। वहां सिंहभूम लिखा गया था, तो उसको आप सुधार लीजिएगा। इस तरह से वेनशांग जो है, किंचेलाई जो है, इसके नाम से संथाल परगना को ही बोले थे, और संथाल परगना का ही आधुनिक नाम जो है वो दामिने को है। चलिए, ये टॉपिक को हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, तो अगर पिछला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो उस टॉपिक को देख लीजिए, ताकि आपको झारखंड से संबंधित जो नामकरण से संबंधित प्रश्न है वो भी आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और आने वाले समय में किस तरह के प्रश्न आने की संभावना है। आज का हम लोगों का टॉपिक है झारखंड का प्राग ऐतिहासिक स्थल। तो सबसे पहले तो हम लोग प्राग ऐतिहासिक मतलब क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो जब भी हम झारखंड का इतिहास पढ़ते हैं तो उसको 3 कैटेगरी में बांटते हैं: प्राग ऐतिहासिक काल, अध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। और यही विभाजन आपको भारतीय इतिहास में भी देखने को मिलता है। तो भारतीय इतिहास में अगर हम देखें या विश्व के इतिहास में भी देखेंगे तो इसी तरह का क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो प्राग ऐतिहासिक काल, जिसको हम लोग प्री हिस्ट्री बोलते हैं, उसका क्या खास विशेषता है? तो इस काल में कोई भी लिपि और लेखन नहीं था। मतलब लिखा हुआ चीज जो है वो आपको कोई भी साहित्य के रूप में नहीं मिलेगा, या किसी पाषाण में भी, जैसे कि अशोक का शिलालेख है, वहां पे भी इस तरह से लिखा हुआ चीज आपको कहीं मिलेगा नहीं। मतलब लिपि और लेखन का विकास हुआ ही नहीं था। तो आप जो इस समय का इतिहास लिखते हैं वो किसके संदर्भ पे लिखते हैं या किसके बेसिस पे लिखते हैं? तो जो भी पुरातात्विक अवशेष मिला है, जैसे मिट्टी के बर्तन हो गए या चित्रकारी हो गए, इसी के आधार पे आप उस समय के इतिहास को लिखते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्री हिस्ट्री। तो मतलब आज हम लोग यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं वो प्री हिस्ट्री है, यानी कि ये पाषाण काल है। इसमें कोई भी लिखित स्रोत आपको नहीं मिलेगा। जो भी अवशेष, पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, उसी के आधार पे हम झारखंड के इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे। तो ये हम लोग समझ लिए कि प्री हिस्ट्री मतलब क्या होता है। उसी तरह से आपको प्रोटो हिस्ट्री मिलेगा, जिसको आदि इतिहास। यहाँ पे बोलता है लिपि तो मिलता है, यहाँ पे लेखन कला जो है उसका विकास हो चुका था, लेकिन हम लोग इसको पढ़ नहीं सकते हैं। ऐसा जो है काल अगर हम देखें तो भारतीय इतिहास में हड़प्पा का काल आता है, जिसमें सिंधु लिपि का विकास तो हो चुका था, लेकिन वर्तमान अभी तक भी हम लोग उस लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री या आदि इतिहास। और एक होता है ऐतिहासिक काल, जिससे हम लोग कहते हैं कि लिपि और लेखन का विकास हो चुका था, और इससे संदर्भित जो भी लेखन है उसको हम लोग पढ़ भी पाते हैं। जैसे वैदिक काल हो गया, गुप्त काल हो गया, मौर्य काल हो गया। इसमें जो भी वेद है, चाहे आप कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, या गुप्त काल में जो भी लिखे गए हैं, शिलालेख हो चाहे साहित्य हो, सब चीज आप पढ़ पा रहे हैं, हम पढ़ पा रहे हैं, इसीलिए इसको ऐतिहासिक काल में रखा गया है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्राग ऐतिहासिक काल है। अर्थात आपको इतना दिमाग में रख के चलना है कि अभी जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं उससे संबंधित कोई भी लिखित स्रोत नहीं मिला है। जो भी पुरातात्विक अवशेष मिले हैं उसी के आधार पे हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे कि झारखंड का क्या स्थिति रहा था। तो सबसे पहला चीज अगर देखिएगा कि जब लिखित स्रोत नहीं था तो उसको हम लोग पाषाण काल में बांटे हैं। और पाषाण काल को भी 3 कैटेगरी में बांट दिया जाता है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवा पाषाण काल। और इसका अगर काल देखिएगा तो अलग अलग जगह में अलग अलग काल देखने को मिलता है, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार हम भारत के संदर्भ में अगर लेके चले तो पूरा पाषाण काल को रखा गया है 25 लाख से लेके 10,000 तक, और मध्य पाषाण काल को रखा गया है 10,000 से 4,000। हो सकता है आपका दूसरा किताब में कुछ दूसरा डेट भी मिले, लेकिन हम एनसीईआरटी के बेस पे बता रहे हैं कि ये जो काल है वो एनसीईआरटी में दिया गया है। आगे नवपाषाण काल अगर हम देखेंगे तो नवपाषाण काल जो है वो 4,000 से 1,000 के बीच के समय को कहा जाता है।
इसमें एक प्रश्न आया था, झारखंड का इतिहास जो है वो कब से प्रारंभ माना जाता है? तो हम लोग चूंकि देखते हैं कि आपका पूरा पाषाण काल में ही सिम्बू हो गया, रांची हो गया, देवघर हो गया, इसमें बहुत सारे पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं। तो प्रारंभ तो आपका पूरा पाषाण काल से ही माना जा सकता है झारखंड का इतिहास। लेकिन ऑप्शन में पूरा पाषाण काल नहीं था, ऑप्शन में था मध्य पाषाण, नव पाषाण, ताम्र पाषाण। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो आपका मध्य पाषाण हो जाएगा। लेकिन दिक्कत इस बात का है क्योंकि ऑप्शन में जो था वो मध्य पाषाण में नहीं लिखा हुआ था, यानी हिंदी में नहीं लिखा हुआ था, मेसोलिथिक लिखा हुआ था, हिंदी में ही लिखा हुआ था मेसोलिथिक। तो आपको दोनों नाम याद रखना है, इंग्लिश नाम भी और हिंदी नाम भी। तो एक चीज याद रखिएगा कि एक बार ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है कि झारखंड का इतिहास कब से प्रारंभ माना जाता है, तो मेसोलिथिक हिस्ट्री से माना जाता है, मतलब टाइम पीरियड से माना जाता है। इसी को हिंदी में बोलते हैं मध्य पाषाण काल। लेकिन ऑप्शन में अगर पूरा पाषाण आ जाए या पैलियोलिथिक एज आ जाए तो आपको पूरा पाषाण ही मान के चलना है, क्योंकि पूरा पाषाण से संबंधित जो भी औजार हैं वो हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में कई जगह में इससे संबंधित औजार आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा चीज है, मध्य पाषाण काल के बाद आपका जो समय आता है वो नव पाषाण काल आता है, जिसको नियोलिथिक भी बोलते हैं। तो आपको इंग्लिश नाम, हिंदी नाम दोनों याद रखना है। तो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। अब हम देखते हैं तीनों का क्या खास विशेषता है। पाषाण काल आपको पता ही होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होगा, क्योंकि आपको पिछला वीडियो में बताया गया था कि हम लोग यहाँ पे रिवीजन करने वाले हैं। तो पाषाण काल में आपको जो भी औजार मिले हैं उसके आधार पे इसको बांटा गया है कि जो पूरा पाषाण काल में वहां के औजार का जो आकार था या जो बनावट था वो कुछ अलग था, मध्य पाषाण काल में औजार अलग मिलेंगे और नव पाषाण काल में कुछ अलग मिलेंगे। और इस तरह से जीवन शैली में भी कुछ परिवर्तन होगा और इसी के आधार पे हम लोग इसको 3 कैटेगरी में बांटे हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं क्या मुख्य डिफरेंस था पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण में। तो एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये था कि पूरा पाषाण के जो लोग थे वो शिकारी और खाद्य संग्राहक थे, यानी जंगल में वो जानवरों का शिकार करते थे या जो भी जंगल में खाद्य पदार्थ मिलते थे उसका संग्रह करते थे और वो लंबे समय तक उसी का अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते थे। इसी तरह से जब समय बीत जाएगा, यानी 10,000 से 4,000 काल में अगर देखिएगा, तो अब जो लोग हैं वो धीरे धीरे पशुओं को अपने साथ रखने लगे और कुछ जो हिंसक पशु नहीं थे उसको अपने साथ रखकर उसका पशुपालन करने लगे और साथ ही साथ उसका मांस का प्रयोग भी कर लेते थे। अगर दुधारू पशु है तो उससे जो भी उत्पाद मिलता है या दूध मिलता है उसका भी वो प्रयोग करते थे। तो ये चेंज आपको पूरा पाषाण और मध्य पाषाण देखने को मिलता है। नव पाषाण में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है कि इस समय लोग जो है वो पशुपालन के साथ साथ कृषि भी करने लगे, यानी लोग अस्थायी रूप से बसने शुरू कर जाएंगे और एक जगह बसेंगे और इस तरह से सभ्यता आपका धीरे धीरे बनना शुरू होगा। एक जगह बसेंगे तो एक जन बनेगा, जनपद बनेगा, महाजनपद बनेगा, साम्राज्य बनेगा और इस तरह से मौर्य साम्राज्य का आपका गठन होता है। ये सब सारा चीज हम लोग भारतीय इतिहास के संदर्भ में पढ़ते हैं। तो कृषि के कारण ही लोग जो है एक जगह ठहरना शुरू कर दे। तो अब झारखंड के संदर्भ में हम क्या यहाँ पे जाने, तो झारखंड के संदर्भ में पूछा जा सकता है कि ये जो पूरा पाषाण है, मध्य पाषाण है या नव पाषाण है, उससे संबंधित अवशेष कहाँ कहाँ मिले हैं। तो पूरा पाषाण का तो हम लोग देख लिया, हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम मिला है। इसी तरह से मध्य पाषाण देखिएगा तो दुमका हो गया, पलामू हो गया, धनबाद, रांची, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में मध्य पाषाण काल से संबंधित जो भी औजार हैं, अवशेष हैं, बर्तन है, चित्रकारी है, वो सारे चीज यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसी तरह से नव पाषाण जब कृषि का शुरुआत हो गया था उससे संबंधित अवशेष देखिएगा तो रांची, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में इस तरह के अवशेष ज्यादातर देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से आपका 3 काल में हम लोग पाषाण काल को बांट देते हैं और तीनों काल के जो विशेषता थे कि शुरुआत में ये खाद्य शिकारी और खाद्य संग्रह थे, सेकंड में मध्य पाषाण में पशुपालक हो गए, नव पाषाण में कृषि की शुरुआत हुई। तीनों का एक विशेषता देखे और तीनों का अवशेष कहाँ कहाँ है ये सारा चीज हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ताम्र पाषाण काल, जिसका एज मोटा मोटी हम लोग 4,000 से 1,000 के बीच में ले सकते हैं। यहाँ पे एक सवाल बनता है कि मानव जो है सबसे पहला कौन सा धातु का प्रयोग किया गया, तो ताम्र का या तांबा का किया। तांबा के साथ पाषाण को मिला के औजार बनाया गया, इसीलिए इस काल को ताम्र पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से कहा जाएगा कि मानव द्वारा प्रथम प्रयोग की गई धातु कौन है, तो वो तांबा है। अब तांबा से संबंधित बहुत सारे यहाँ पे जो जनजाति हैं वो तांबा को गलाते थे और उससे संबंधित औजार वगैरह सब यहाँ पे या उपकरण सब बनाते थे। तो उन जनजातियों को पूछा जा सकता है कि ताम्र पाषाण काल में कौन से जनजाति जो थे वो तांबा को गलाने में और उससे संबंधित उपकरण बनाने में अपना योगदान देते थे। तो इस तरह से प्राचीनतम जनजाति है जिसका नाम है असुर है, बिरहोर है और बिरजिया है।
तो ये लोग जो है ताम्रपाषाण काल से संबंधित है और तांबे से संबंधित जो भी उपकरण बनाते थे वो बना के ये जगह जगह पे इसका व्यापार भी करते थे और इसका बहुत सारा अवशेष भी मिला। यानी ताम्रपाषाण से संबंधित या तांबा का औजार जो है या उपकरण जो है बहुत जगह हम लोगों को मिला है, जिसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे किताब में आपको देखने को मिलेगा। हजारीबाग में एक जगह का नाम है जिसको बोलते हैं बाहरगंडा। यहाँ पे तांबा का 49 खान यहाँ पे मिला है और इस तरह से यहाँ जो उत्खनन हुआ उससे 49 खान मिले। तो हम कह सकते हैं कि हजारीबाग में तांबा का जो या ताम्रपाषाण काल के संबंधित जो भी लोग थे, असुर थे, बिरहोर थे, बिरजिया थे, ये लोग यहाँ पे रहते थे और इससे संबंधित उपकरण बनाते थे। इसी तरह आप देखिएगा बसिया जो है वहां पे भी ताम्रपाषाण काल के अवशेष जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। अब प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में किस में ताम्रपाषाण काल जो अवशेष है वो नहीं मिले थे। तो बाकी 3 ऑप्शन जिसमें मिले थे उसमें ऑप्शन था करहबड़ी, बादाम और रामगढ़। यानी कि करहबड़ी, बादाम और रामगढ़ जो है उसमें ताम्रपाषाण से संबंधित जो अवशेष है वो मिले हैं। तो इस तरह से ये नाम याद रखना है आपको, क्योंकि ये एक बार पूछा गया है तो हो सकता है दोबारा भी पूछा जा सके। करहबड़ी, बादाम और रामगढ़, इसमें ताम्रपाषाण से संबंधित जो उपकरण है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से ताम्रपाषाण काल के बारे में हम लोग देख लिए। अब हम लोग इससे अगला युग जाते हैं तो हमको मिलता है कांस्य युग। कांस्य युग के अंतर्गत आप देखिएगा तो कांसा किससे बनता है, तो तांबा और टीना से। 90% अगर आपका तांबा रहेगा और 10% आपका टीना रहेगा तो दोनों के मिलाने से आपका कांसा का निर्माण होता है और इस युग को ही हम लोग कांस्य युग के नाम से जानते हैं। अगर इस भारतीय इतिहास के संदर्भ में देखिएगा तो कांस्य युग जो है वो कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता को, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे कांसे की मूर्ति वगैरह मिले हैं और इस तरह से हम लोग हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग के नाम से भी जानते हैं। इस समय अगर झारखंड की जनजाति देखिए तो असुर और बिरजिया ये लोग भी जो थे वो कांसा बनाते थे और जगह जगह अपना इस औजार या उपकरण का व्यापार भी करते थे। लोगों को जो कांसा है या तांबा है, टीना है, उसको बना के ये लोग बेचते थे। अगला जो समय आ जाता है लौह युग। आपको पता होगा उत्तर वैदिक काल में हमको लोहा का जानकारी हो जाता है, जिसको 1000 बीसी से हम लोग लगभग 500 बीसी यानी ईसवी पूर्व के बीच का काल हम लोग मान सकते हैं। इस समय लोहा का खोज होता है और एक तरह से कृषि जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, क्योंकि लोहा का होगा तो पेड़ों को काटना बहुत आसान हो जाएगा, जंगल साफ करके लोग कृषि करेंगे और अस्थायी रूप से बसना शुरू करेंगे। तो एक तरह से क्रांतिकारी परिवर्तन था लोहा का मिलना। और लोहा, यहाँ का जो लोहा था या झारखंड में जो लोहा मिलेगा उसको गला के औजार का रूप देना और उसको हथियार बनाना, इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है असुरों का ही। तो असुर और बिरजिया जो है प्राचीन काल से यहाँ रहे, ताम्रपाषाण काल से संबंधित थे, कांस्य युग से संबंधित थे और लौह युग से भी ये लोग संबंधित थे। यहाँ का लोहा कहा जाता है जो असुर और बिरजिया द्वारा बनाया जाता है वो ईरान और इराक जो प्राचीन काल में मेसोपोटामिया, तो ये मेसोपोटामिया में भी यहाँ का जो औजार है वो देखने को मिलता है। तो इसका मतलब हम लोग मान के चल सकते हैं, या आपका दमिश्क जो कि कहा जाता है सीरिया से संबंधित है, तो ये दमिश्क में भी यहाँ के औजार देखने को मिलते हैं, या यहाँ के सिक्के वगैरह थोड़ा बहुत औजार जो है जो कि झारखंड से संबंधित है वो देखने को मिलता है। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि यहाँ के लोगों का संपर्क न केवल देश के अन्य हिस्सों से था बल्कि विदेशों से भी भारतीय झारखंड के लोगों का संपर्क रहा था। तो इस तरह से लौह युग में असुर और बिरजिया के जो लोहे से बनाए गए औजार हैं वो मेसोपोटामिया और दमिश्क में भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हम लोग लौह युग के बारे में देखिए। अब कुछ महत्वपूर्ण स्थल है जो कि प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है और कुछ ऐतिहासिक काल से संबंधित है। तो उन 2-3 स्थलों को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इससे भी प्रश्न आता है। तो प्रागैतिहासिक स्थल मतलब आपको आइडिया है जिसमें कोई भी लिखित स्रोत नहीं मिला है, जो भी पुरातात्विक चित्रकारी है या अवशेष मिले हैं उसको हम लोग प्रागैतिहासिक स्थल कहते हैं। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण नाम है हजारीबाग का। इसको ये कहा जाता है हिम युग से संबंधित है। लगभग हम लोग 25 लाख साल पहले का जो युग है उसको हम लोग हिम युग के अंतर्गत रख सकते हैं। हजारीबाग में ही एक जगह है दुधपानी। तो इस तरह से दुधपानी और इसको जो है वो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। इसको में कई गुफा आपको देखने को मिलेगा जो कि आइस युग से संबंधित है, यानी कि आपका ये हिम युग से संबंधित है। और इसमें कई चित्रकारी भी देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पे लोगों के द्वारा अपना जो भी जीवन शैली है शिकार करते हुए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इस तरह के चित्रकारी आपको इसको में जाइएगा तो वहां पे देखने को मिलेगा। हजारीबाग में और भी कई जगह आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपका प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है, जैसे सतपहाड़ है, सरैया है, राम दिहांगी है। लेकिन एक लिमिट होता है कितना आप याद कर पाइएगा। तो इसीलिए जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम लोग ध्यान में रखते हैं कि इसको जब पूछा गया है, फेमस भी है, बहुत सारे गुफा मिले हैं, है ना, ये पिछले साल में पूछा भी किया है, तो कम से कम आपको इतना याद रहना चाहिए कि हाँ इसको एक प्रागैतिहासिक स्थल है जो कि आपका
हजारीबाग से संबंधित है और इसमें काफ़ी गुफा मिले हैं जिसमें जो उस समय के मानव थे वहाँ पे चित्रकारी वहाँ पे की है। इसी तरह से आप भवनाथपुर जो कि गढ़वा में पड़ता है वहाँ पे आप जाइएगा तो वहाँ पे भी आपको चित्रकारी मिलेगा, जैसे हिरन है, भैंस है, इस तरह के चित्रकारी आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरह आप शिमूम जाइएगा तो वहाँ लोटा पहाड़ है, बारूडी है, बानाघाट है, कलेश्वरी पहाड़ जो है वो ऐतिहासिक काल से संबंधित है, यानी कि लिखित स्रोत यहाँ पे मिलता है। और इसका एक खास विशेषता ये आपको चतरा में देखने को मिलेगा, कलुआ पहाड़ के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। तो इस तरह से इसमें खास विशेषता इस कलेश्वरी पहाड़ का क्या है कि ये जो है उस हिंदू, जैन और बुद्ध और सिख चारों धर्म का ये संगम माना जाता है। मतलब सभी धर्म के लोग यहाँ अपने आस्था को यहाँ पे जोड़ते हैं और सभी साथ में यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। तो इस तरह से कलेश्वरी पहाड़ जो है वो चतरा में है और चारों धर्म का ये संगम स्थल है आपका, हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख। तो प्रागैतिहासिक काल से संदर्भित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट था हमको लगा उसको हम यहाँ पे आपको बताने का प्रयास किए। इसके अलावा भी और कई ऐसे जगह हैं जो कि आपको याद अगर रहता है तो आप रख सकते हैं। बहुत सारे किताब में आपको देखने को मिलेगा। जैसे अगर आप देखिएगा पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल से संबंधित कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे अवशेष मिले हैं। जैसे गोला है, कुसुमगढ़ है, बड़का गांव है, बांसगढ़ है, मांडू है, देशगार है, फिर है कसरो है, पाराडी है, बारागुंडा है, रजरप्पा है। तो इस तरह से आपको बहुत सारा नाम है तो याद करने में मुश्किल होगा, लेकिन कुछ जो फेमस नाम है उसको आपको याद रखना होगा। इस तरह से आपका तीनों काल के कुल्हाड़ी, फलक, बंदनी, खुरुशनी, बेंदक, तक्षणी, इस तरह के औजार जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से कई गुफा है इसको में, वो आपका फेमस जगह है, तो इसको तो आपको भूलना नहीं है किसी भी हालत में। बाकी अगर बाकी जगह जो आपको देखने को मिल रहा है या आपके नोट्स में है तो अगर आप याद कर पाते हैं तो उसको याद कर लीजिए, अगर नहीं याद कर पाते तो जो भी महत्वपूर्ण है उसको तो कम से कम याद रखिए। जैसे कि यहाँ पे दिया है बारूडी जो कि आपको रिवीजन में भी, हम शॉर्ट नोट्स में भी दिए हैं, सिम्बुम में है। यहाँ पे नौ पाषाणकालीन कई मृत भांड के टुकड़े मिले हैं, पक्की मतलब मिट्टी के बर्तन के टुकड़े मिले हैं, मिट्टी के मटके मिले हैं, पत्थर की हथौड़ी मिली है और वलय आदि भी यहाँ पे मिले हैं, जो कि आप फोटो में थोड़ा बहुत देख ले रहे हैं कि ये नौ पाषाण काल के औजार है। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारा जो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित स्थल है वहां से औजार मिले हैं। आपको थोड़ा बहुत एक दो जगह का नाम याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ से भी सवाल आपको देखने को मिलता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सवाल देखने को नहीं मिलता है क्योंकि आप समझिए लगभग 20-22 साल हो गया, उसमें से मात्र 3 सवाल जो है आपको इस चैप्टर से या इस टॉपिक से देखने को मिले हैं। जिसमें पहला सवाल जो है वो झारखंड के इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है, ये है जो कि आपको बताया गया था। चूंकि यहाँ पे आपका मेसोलिथिक, नियोलिथिक यहाँ पे दिया है, यानी कि ये मध्य पाषाण काल है और ये नवा पाषाण काल है। पूरा पाषाण पेलियोथिक एज देता तो आंसर आपका वही होता, लेकिन वो दिया नहीं है, तो हमारा बेस्ट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, मेसोलिथिक। तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों नाम लेके चलना है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित साइट में कौन सा झारखंड के एक ताम्र प्रशांत साइट से संबंधित नहीं है। तो अभी आपको बताया गया कि यहाँ पे करहबड़ी, बादम और रामगढ़ जो है वो ताम्र प्रशांत काल से संबंधित है, कुनार जो है वो ताम्र प्रशांत काल से संबंधित नहीं है। एक प्रश्न और है जो कि आपका इस चैप्टर से रिलेटेड है, उसका है ये प्रश्न है, बर्फ आयु यानी कि आइस एज की गहरी भूमिगत गुफा कहाँ पे पाई गई है, चाईबासा में, इसको गांव में, डालमी में, दुमका में। तो आपको इसको में याद रखना है और ये हजारीबाग में आपका यहाँ पे मिलेगा। तो इस तरह से आपका ये 3 प्रश्न जो है प्रागैतिहासिक काल से पूछा गया था और इसको एक छोटे से हम लोग देखिए समरी करने में, आपको बताने में, चूंकि हो सकता है कोई पढ़े होंगे नहीं पढ़े होंगे, इसलिए आपको बेसिक थोड़ा बहुत हम बता दिए। अब जब रिवीजन कीजिएगा तो बस आप जिसको भूल रहे हैं बस उसको रिवीजन कीजिए, बाकी चीज तो बहुत सारा चीज आपको याद ही रहता होगा, तो उसको बार बार रिवीजन करने का आवश्यकता नहीं है। कुछ ही ऐसे तथ्य होते हैं जिसको हम लोग बार बार भूलते हैं, बस उसको देखते रहिए, दिन में एक बार देख लीजिए तो आपको लगातार जो है वो लंबे समय तक वो चीज याद रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।